हेलो, मैं डीपी तिवारी आज अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सूत्रा पर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम डिस्कस करें, लेट अस नो हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हैं F.W. टेलर। F.W. टेलर, और उनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1856 को। 20 मार्च 1856, दैट इज 1856, और उनकी मृत्यु हुई थी 21 मार्च 1915 को। और वो अमेरिका से थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तो आज हम सिर्फ उनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेते हैं। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रोपागेट किया और साथ में कुछ टेक्निक्स। तो जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम देखें प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक मैथड। रूल ऑफ थंब को हम हिट एंड मिस मेथड भी कहते हैं और ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दैट इज साइंस शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का जगह किसको लेना चाहिए? साइंस को लेना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग को लेना चाहिए। नाउ हम देखें, इसमें टेलर pioneered the introduction of the method of scientific inquiry into the domain of management practice। डोमेन कहते हैं एरिया को। तो टेलर ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की पहल की। आगे है we have already referred to the limitations of रूल ऑफ थंब अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। हम इसके पहले ही ये रेफर कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, जो कि इस बुक में क्या है कि जो रूल ऑफ थंब है इसका कुछ सीमाएं होती है, उसकी लिमिटेशंस होती है। यानी कि ये कभी कभार तो रिजल्ट दे दे, लेकिन सटीक रिजल्ट ये नहीं दे सकता। ये ऑर्गेनाइजेशन को के कार्य क्षमता को नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा, टेलर बिलीव्ड, उनको विश्वास था, दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। उनको विश्वास था कि अधिकतम कार्य क्षमता को, मैक्सिमम एफिशिएंसी को बढ़ाने में वृद्धि केवल एक ही सर्वोत्तम पद्धति है। और वो क्या है और कैसे डेवलप होता है? दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। इसको स्टडी एंड एनालिसिस से, अध्ययन एवं विश्लेषण द्वारा इसके विकास किया जा सकता है। द मेथड सो डेवलप्ड, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब। The method so developed should substitute the rule of thumb throughout the organization। और इस तरह से जो मेथड आता है, यानी कि साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग, ये रिप्लेस करना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूट करना चाहिए किसको? रूल ऑफ थंब को, दैट इज हिट एंड मिस मेथड को, दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड को। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि साइंस जगह लेना चाहिए किसका? रूल ऑफ थंब का। अब उन्होंने फिर आगे
एक जगह लिखा है, यह है दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स। अगर ऐसा किया जाए, अगर साइंस को रूल ऑफ थंब के जगह में लिया जाए, तो ये हमारे किस चीज़ को बचत करता है? ये बचत करता है ह्यूमन एनर्जी को, वेस्टेजेस ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स को रिड्यूस करता है। तो इस तरह से उन्होंने एडवोकेट किया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो पहला जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यह है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ऐसे में आई एम ऑफ द ओपिनियन कि हमें एनसीईआरटी बुक का हर एक लाइन को पढ़ना चाहिए। तो आप बेहतर है कि आपके पास अगर बुक है तो आप भले ही कोई रेफरेंस बुक को पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं। इसलिए 1 मार्क्स क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो या केस स्टडीज हो, आप तभी क्लू को पकड़ सकते हैं, खास करके केस स्टडी में जब अगर आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है। तो नाउ लेट अस सी, जो उनका दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यह है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर देखें, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इन्होंने इसमें क्या कहा? Factory system of production implied that managers served as a link between the owners and the workers. जो मैनेजर्स होता है, ये वर्कर्स एंड ऑनर्स के बीच में एक लिंक के तौर पे काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब दोनों को ये सर्व करता है एक तरह से। तो जो मैनेजर्स होता है, ये बीच की कड़ी का काम करता है। किसके बीच में? ऑनर्स एंड द वर्कर्स। ऑनर्स एंड द वर्कर्स दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। अब कहते हैं, सिंस एज मैनेजर्स दे हैव द मैंडेट टू गेट द वर्क्स डन फ्रॉम द वर्कर्स, इट शुड नॉट बी difficult for you to appreciate that there always existed the possibility of a kind of class conflict, the managers versus workers. अब मैनेजर्स का काम होता है कि they have to get the works done। इसलिए हमें हमेशा जो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में एक टकराव की संभावना बनी रहती है। और वो आगे कहते हैं कि टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कन्फ्लिक्ट्स हेल्प नन, द वर्कर्स, द मैनेजर्स, नॉट द फैक्ट्री ऑनर्स। और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो कन्फ्लिक्ट है, इस तरह का जो टकराव है, इस तरह का जो संघर्ष है, ये किसी को मदद नहीं करता है, ये किसी का भला नहीं करता है, ना तो वर्कर्स का, ना तो मैनेजर्स का, ना तो फैक्ट्री ऑनर्स का। ही emphasized, this is a very important line, he emphasized that there should be complete harmony between the management and workers। अब ये हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सामंजस्य, सहयोग। तो उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया, इस चीज़ पर बल दिया कि पूरा का पूरा एक सामंजस्य, एक सहयोग होना चाहिए आपस में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। बोथ शुड रियलाइज ईच वन इज इंपॉर्टेंट। दोनों को ये समझना चाहिए, दोनों को ये पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा? जो वर्कर्स है और जो मैनेजर्स है, दोनों को पता होना चाहिए कि वे एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं कि इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत है इसके लिए। इन सच ए सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू स्ट्राइक। तब ट्रेड यूनियंस भी
जो हैं वो भी स्ट्राइक में जाने के बारे में नहीं सोचेंगे. मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स. मैनेजमेंट को अपने कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें वर्कर्स को हिस्सेदारी देनी चाहिए, शेयर करना चाहिए. एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड. वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए. एंड साथ में वर्कर्स को क्या करना चाहिए? बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी के लिए कुछ परिवर्तन लाया जाता है तो उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, गले लगाना चाहिए. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि देयर शुड बी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हम आगे के लाइन को भी देखते हैं. बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली. अकॉर्डिंग टू टेलर, scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the two are one and the same. दोनों का जो इंटरेस्ट है, अपना हित है, एक ही है. इस तरह से हम देखें कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड उन्होंने इम्फेसाइज किया. दूसरी बात, उन्होंने एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है जिसमें कहता है जापानीज वर्क कल्चर के बारे में एक एग्जाम्पल दिया है. और ये क्या कहता है? जापानिक वर्क कल्चर इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच ए सिचुएशन. वहाँ पे एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस में है, जहाँ पर ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कहते हैं देयर इज ए कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में खुलापन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से वो बातचीत कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे जैसा ब्लॉक्ड स्थिति नहीं होता है. फिर क्या कहता है? इफ एट ऑल वर्कर्स गो टू स्ट्राइक द वेयर अ ब्लैक बैज but work more than normal working hours to gain the sympathy of the management. वहाँ भी स्ट्राइक होता है, लेकिन अगर वहाँ पे वर्कर्स स्ट्राइक में जाते हैं तो क्या करते हैं? एक तो ब्लैक बैज बांध लेते हैं, लगा लेते हैं, और दूसरा जो नॉर्मल आवर्स हैं, ऐसे अगर वो 8 घंटा काम करते हैं तो वो 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा काम शुरू कर देता है ताकि मैनेजमेंट का सिंपैथी ले ले. और मैनेजमेंट को इनके आगे आके झुकना पड़ता है क्योंकि दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं. तो इस तरह से हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो है ये दूसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है. अब हम लोग आते हैं जो तीसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अब हम इसका जो स्टार्ट करते हैं, हम इस लाइन से करना चाहते हैं. This principle is an extension of principle of harmony not discord. कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, उसमें सीधे सीधे नहीं पूछता है What do you mean by the cooperation not individualism? उसमें क्या कहता है? Which principle of scientific management is an extension of harmony not discord? तो ये कौन है? Cooperation not individualism है. It is an extension of the principle of harmony not discord. फिर वो कहते हैं there should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. जो दोनों के बीच में अपने व्यक्तिगत हित को, व्यक्तिवाद की जगह में क्या होना चाहिए? सहयोग की भावना होनी चाहिए. और आगे का एक सेंटेंस हम देखें यहाँ पर, ये तो देख ही लिया. द प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. फिर यहाँ पे देखिए कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन. याद रखिए ये भी क्लू पॉइंट है एक तरह से, तो आपको पता हो जाएगा ये किसके बारे में कहा जा रहा है. कंपटीशन जगह लेना चाहिए, मतलब कंपटीशन की जगह लेना चाहिए कौन? कॉपरेशन लेना चाहिए. बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर. दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये समझने की यहाँ पर ज़रूरत है. तो इस तरह से उन्होंने जो तीसरा प्रिंसिपल बताया ये है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. और ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म उसी का एक विस्तारित रूप है, किसका? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का.
और फाइनली उन्होंने जो चौथा प्रिंसिपल बताया, यह है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इन केस अगर आप पूरा नहीं भी लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, इतना भी होगा, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। जनरली मैं देखता हूँ कि बच्चा पूरा लिख नहीं पाता है, भूल जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी depends to a large extent on personal competencies। जो औद्योगिक कार्य क्षमता है अधिकांश रूप से जो कर्मचारी है, जो कर्मचारियों की योग्यताओं पर निर्भर करता है, उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। तो एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर्स डेवलपमेंट। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि वर्कर का डेवलपमेंट होगा तो उसकी वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और फिर क्या है, इसके लिए क्या करना होता है, वर्कर ट्रेनिंग वाज essential also to learn the best method developed as a consequence of the scientific approach। तो वो कहते हैं कि अगर हम वर्कर का डेवलपमेंट करना है तो उसको ट्रेनिंग देनी है, बेस्ट मेथड को लर्न करना है। तो इससे फिर क्या होगा, ओवरऑल टेलर was of the view that the concern for efficiency could be built in the right from the process of employee selection। ये एम्प्लॉय का जब सिलेक्शन होता है वहीं से ये योजना प्रारंभ होनी चाहिए उसकी एफिशिएंसी को लेकर के। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। हर एक पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना होता है, चाहे करना चाहिए। देन वर्क असाइंड should suit her or his physical, mental and intellectual capabilities. To increase the efficiency, they should be given to the required training। और उनको उनकी योग्यता के अनुसार मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के अनुसार कार्य का विभाजन होना चाहिए। टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। और फिर इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर उसको ट्रेनिंग मिलता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉस्पेरिटी भी आती है, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी आती है। एंड ये रिजल्ट करता है प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो इनके 4 प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या है, पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड चौथा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज हम सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रिंसिपल्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लाइन बाय लाइन बुक से आप ज़रूर पढ़ें। फिर से मैं बताऊं, ये एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप अंडरलाइन करते जाएं, नोट करते जाएं। और जो भी आप नोट बनाएं बेहतर हो आप एनसीईआरटी बुक से करें। आप रेफरेंस बुक से भी करें, लेकिन जो मेन आपको प्रायोरिटी देनी है एनसीईआरटी बुक को देनी है। So thank you.